नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है विष्णुकांत उपाध्याय और जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स टॉक की सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। आज ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का और हम बात करने वाले हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री के टॉपर अमिताभ भट्ट से। अमिताभ का AIR 1 रैंक है जेएनयू में और इन्होंने मेडिवल हिस्ट्री से रैंक 1 हासिल किया है। तो हमारे साथ अमिताभ जुड़ चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे कि अमिताभ ने अपनी तैयारी कैसे शुरू की, कितने दिनों में इन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट की और जेएनयू तक का सफर तय करने में इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने पढ़ करके इतनी अच्छी रैंक हासिल कर ली। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अमिताभ का CUET PG हिस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक 5 भी था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ आपका आज के इस लाइव सेशन में। मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय अपने जूनियर्स को और हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हेलो। मेरा नाम अमिताभ। अमिताभ। आवाज आवाज आ रही है? जी जी। नहीं, मेरा नाम अमिताभ भट्ट है। और मैंने CUET PG में 5 रैंक हासिल की है। मेरा बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। और उससे पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद कुछ समय अपना कुछ जॉब भी करी थी। लेकिन क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था हिस्ट्री में और मुझे हिस्ट्री पढ़ने का एक जेन्युइन इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा था कि एक ही यूनिवर्सिटी मैंने टारगेट करी थी, JNU। तो मेरा ये था कि अगर मैं ओके। CUET में ठीक ठाक स्कोर कर लूंगा तो शायद JNU मुझे मिल जाएगा। मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरा स्कोर आ गया था। तो अच्छा। अभी मुझे JNU में एडमिशन मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा, जो काउंसलिंग होगी। हाँ, वो तो आपका रैंक 1 है। अब सब कुछ हो भी चुका है। आपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड कर दिया होगा, प्री जी। एनरोलमेंट भी हो गया होगा, तो अब एडमिशन आपको मिलना है मिलना है। अमिताभ देखिए, जैसे आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रहा है, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं होता है, वो लोग ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन मास्टर्स के टाइम जेएनयू से सोचते हैं कि हम हिस्ट्री से मास्टर्स कर लें। तो ऐसे लोगों को सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आप क्या सलाह या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मेरा मानना है कि आप जेन्युइन इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में रखेंगे तो वो बहुत रिवॉर्डिंग आपके लिए होगा। और मुझे वैसे नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ने का शौक रहा है। और मिडिवल अच्छा। हिस्ट्री में मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। इवन दिल्ली की हिस्ट्री में, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ अभी, तो दिल्ली की हम्म। हिस्ट्री में मेरा एक बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है। दिल्ली सल्तनत में अच्छा। और मुगल हिस्ट्री में भी। और हम्म। वही रीजन है कि मैंने मिडिवल लिया। मुझे मॉडर्न भी मिल जाती है, लेकिन मैंने मिडिवल चूज किया था क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि थोड़ा सा अनटच सेक्शन है इंडियन हिस्ट्री में। हम्म। हम्म। बहुत हम्म। ज्यादा काम किया गया एंशिएंट में, और मॉडर्न तो सबको पता ही है, पर मिडिवल में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव अभी नहीं आए हैं। जो वहाँ हम्म। के ट्राइबल्स है उनकी हिस्ट्री है, या वहाँ के कई सारे हिंदू किंगडम्स है उनकी हिस्ट्री अभी बाहर नहीं आई है। तो हम्म। अगर कोई जिसको जेन्युइन इंटरेस्ट है और जिसको पढ़ना है, तो उसको सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज जरूर पढ़नी चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज जैसे वो किताबें जो उस दौर के ऑथर ने लिखी, जैसे एक बुक है तबाकत नासिरी, हम्म। या ये मैं जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको एक इंटरेस्ट ओके जनरेट ओके। करना है हिस्ट्री के अंदर, तो हम्म। ऐसी किताबें तबाकत नासिरी है, या हम्म। एक बुक है फुतूहत फिरोज शाही, 60-70 हम्म। पन्ने की किताब है वो, हम्म। फिरोज शाह तुगलक की। हम्म। या तारीख हम्म। फिरोज शाही, पाशा नामा है। हम्म। ये सारी हम्म। प्राइमरी सोर्सेज किताबें अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको हम्म। हिस्ट्री के बारे में ये मालूम पड़ेगा कि हिस्ट्री राइटिंग कैसे रही है, क्या जेन्युइन इंटरेस्ट रहे हैं। और उसके बाद अच्छा। बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में इन पे कमेंट किए, अपनी किताबें लिखी है। और हम्म। बहुत फेमस स्कॉलर जैसे है रिचर्ड ईटन है, इंडियन हम्म। पर्सनैलिटी जिनकी किताब है। या हम्म। मॉडर्न डे के विलियम डैलडिम्पल है। और अगर आपको एशियन हिस्ट्री पढ़नी है तो एल बशम है। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। अगर आप यही हम्म। किताबें पढ़ लेंगे और इन्हीं किताबों हम्म। में जेन्युइन इंटरेस्ट लेंगे, मुझे लगता है इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की जरूरत है CUET PG निकालने के लिए। लेकिन अगर ओके। आपको CUET PG के लिए और पढ़ना है, तो फिर मैं और किताबें हम्म। बता सकता हूँ। हाँ, तो वहीं क्योंकि सोर्सेस काफी ज्यादा जरूरी हैं, तो ये सारी किताबें इजिली उपलब्ध नहीं हो पाती हैं बच्चों को। जी। अब जैसे तबकाते नासिरी का नाम लिया आपने, फुतवाते फिरोज शाही के बारे में बात किया, पातशाहनामा के बारे में बात किया, तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, उनके पास 5 महीने 6 महीने का टाइम होता है और इतने टाइम में ये सारी किताबें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ आप ऐसे सोर्सेस को सजेस्ट करिए या जो आपने फॉलो भी किया होगा कि 5 या 6 महीने की तैयारी करें बच्चे और जेएनयू तक का सफर तय कर पाए। देखिए, मैं अपना जेन्युइनली चीज बता देता हूँ कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने जीरो हाँ। प्रिपरेशन के साथ बस फॉर्म भर के एग्जाम दिया था। उसका रीजन ये है कि अच्छा। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है।
और इस बार भी मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस है, जो इस बार का पेपर है, उसमें भी आप देखेंगे हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें 20 क्वेश्चन आए थे इस बार। शायद हम्म। इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर इस बार था, जो यूपीएससी ने बिल्कुल। बनाया था। और हाँ, उसमें वो 20 देखा क्वेश्चन मैंने। हिस्ट्री के थे। हम्म। 20 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के थे उसमें। तो जिसकी हिस्ट्री हम्म। स्ट्रांग है वो ऑटोमेटिकली उस पेपर को निकाल देगा। और हम्म। उसमें 80 पोस्ट थी खाली फॉरेस्ट सर्विस में, मेरा उसमें भी हो गया था। तो हम्म। मेरी उसकी तैयारी अच्छी थी। हम्म। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैंने ओके। पेपर किया था, मुझे उसमें हम्म। क्वेश्चन जिन किताबों से दिख रहे थे, जैसे स्पेक्ट्रम है, हम्म। हम्म। तो मुझे स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट सवाल ऐसे दिख रहे थे कि जो स्पेक्ट्रम के एक दो चीजें हैं, या एनसीईआरटी है, हम्म। उनसे मुझे डायरेक्ट सवाल दिख रहे थे। उपिंदर हम्म। सिंह की एक किताब आती है, उससे मुझे हम्म। डायरेक्ट सवाल दिख रहे थे, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी थी। हम्म। और उनसे मुझे वहां पे सवाल ऐसे दिख रहे थे कि हाँ, ये उन किताबों को पढ़ के इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर ओके। आपको 5 महीने आपके पास हैं, आप इन किताबों को पढ़ें, इनके नोट्स बना लें, हम्म। इंटरलिंकेज करें, ये नहीं कि उसको रटना है, खाली इंटरलिंकेज करें। हम्म। और हम्म। पीवाईक्यू का पैटर्न देखें कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे इस बार हम्म। उसने वकाटका डायनेस्टी के शायद आगे पीछे रूलर्स पूछे थे, या हम्म। उसने हम्म। शायद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर हम्म। पूछे थे हम्म। एग्जाम में। हम्म। तो हम्म। ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे अगर आपने इंटरलिंकेज अच्छे से कर लिए है। आपको पता हम्म। है कि कौन सी डायनेस्टी कब आ रही है, कौन सी डायनेस्टी बाद में आ रही है, तो आप इस तरह के सवालों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको दिक्कत नहीं ओके। आएगी, और बेसिक किताबों से ही सवाल हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 6 किताबें आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हम्म। गूगल का विकिपीडिया का इस्तेमाल करें बहुत अच्छे से, ये जानने के लिए हम्म। कि यहाँ क्या हुआ या इस बैटल में क्या हुआ, और इजिली वो हम्म। सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपसे। हम्म। ओके, बहुत अच्छा। जैसे अभी आपने कहा कि जो क्रोनोलॉजी पूछ रहा है पिछले 1-2 सालों से, इस साल भी ठीक ठाक क्रोनोलॉजी 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे। और आखिरी टाइम में भी मैंने बोला था बच्चों को कि इसको अच्छे से कर लेना। तो डायनेस्टीज के जो क्रोनोलॉजी हैं ये तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रहे हैं इस टाइम के पेपर में, इस बार के पेपर में। और मुझे लगता है कि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो हर किसी के पहुंच से बाहर का रहा है। हर किसी के लिए वो मुश्किल रहा है। तो अगर ऐसे प्रश्न अचानक से पेपर में बढ़ जाएं तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? ये ऐसे क्वेश्चन को फिर मुझे लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए, पर मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है, तो उसको छोड़ दें। हम्म। और अगर उसमें गेस लेना है तो कैलकुलेटेड गेस ले लें उसके ऊपर। मैं हम्म। ऐसा क्वेश्चन जैसे हम्म। इस बार आया था, टबैको वाला क्वेश्चन आया था, हाँ। जो जहांगीर का। मुझे नहीं पता था हम्म। टबैको किसने इंट्रोड्यूस किया, पर मुझे हम्म। ऐसा लगा था कि अकबर के टाइम पे मुझे लगा था कि उस समय पोर्टुगीज बहुत ज्यादा मुगल डायनेस्टी से उनके रिलेशन थे, हम्म। ये टबैको हम्म। बहुत नॉर्थ इंडिया में आ पाई होगी। तो हम्म। मैंने इसलिए उसका आंसर जहांगीर किया था, और वही आंसर था उसका। मुझे हम्म। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का वो फ्रेज याद नहीं था कि कब कौन किसने केवल लिखा है एनसीईआरटी में वो। इवन हम्म। अबुल फजल की किताब में उसमें लिखा है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आईने अकबरी में शायद मेंशन भी नहीं है टबैको। तो ऐसे क्वेश्चन हम्म। आप थोड़ा एग्जाम हॉल में थोड़ा आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, जो भी हम्म। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और नहीं करना तो फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल तुक्का मारने से भी कोई फायदा नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात है। स्कोर इतना कोई ज्यादा नहीं आ रहा है। आप देखिए ना, टॉपर का स्कोर के बाद हम्म। सीधे 40 नंबर का डिफरेंस आ हाँ, रहा है, वही। इतना कोई डरने की जरूरत नहीं हिस्ट्री है। में हिस्ट्री में ये चीज हमने काफी ज्यादा देखा। वो पॉलिटिकल में आपने देखा होगा, सोशियोलॉजी में देखा होगा कि टॉपर्स के बाद सारे बच्चे उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक बड़ा गैप हमें देखने को मिला। हम्म। तो ये चीज अच्छा रहा हिस्ट्री के बच्चों के लिए। जैसे अभी आपने एनसीईआरटी की बात करी, अमिताभ, एनसीईआरटी कितना जरूरी है? जो बच्चे अभी सोच रहे हैं तैयारी के बारे में, क्योंकि हम भी अपने बैच वगैरह में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी कितना ज्यादा जरूरी है? एनसीईआरटी बहुत एसेंशियल किताब है, लेकिन एनसीईआरटी आप वाली पढ़ें जो अभी रिसेंट पास्ट में कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर हटा भी दिए गए। आप वाली एनसीईआरटी पढ़ें, हाँ। 17 वाली, जिसमें सारे चैप्टर हैं हाँ। पहले तो। हाँ। उससे हम्म। क्या है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इस बार का ओके। सीएससी का पेपर भी देखें, यूपीएससी वाला, उसमें भी एनसीईआरटी से ही हम्म। क्वेश्चन आए, या स्पेक्ट्रम ओके। से ही क्वेश्चन आए। इवन एक हम्म। उसको बहुत आर्बिट्ररी बोल रहे हैं, उसमें भी इसी से हम्म। क्वेश्चन आए। और सारी हम्म। बॉडी जो पेपर बनाती है वो लगभग लगभग एक ही मेंटालिटी से पेपर बनाती है, कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को उसको चेक करना है। तो आप हम्म। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, मतलब उसमें कम इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अगर मिडिवल के हम्म। एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, हम्म। इवन मैं हरियाणा पीसीएस का पेपर दिया था 2 महीने पहले, उसमें भी हम्म। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम ही हम्म। नहीं है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बिना काम हो जाएगा। और बहुत डीप है वो बुक्स। मतलब हम्म। उसमें एक सेक्शन है सूफी मूवमेंट में, तस्करा पूछा है, सियार औलिया पूछा हम्म। है, ये सब चीजें हम्म। अगली बार आ सकती है। जैसे इस बार हम्म। कुछ क्वेश्चन आए हैं टबैको वाला, तो अगली बार हो सकता है हम्म। आपसे पूछे कि मलफूजात क्या है या मकतूबात क्या है। ये सब एनसीईआरटी हम्म। में दिया हुआ है। या हम्म। मुरक्का दिल्ली किसने किताब लिखी है, ये सब एनसीईआरटी की नॉलेज है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हम्म। एक एक लाइन उठा के पूछ लेता है आपसे।
एंशिएंट में तो उतना नहीं है, पर मेडिवल में बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपसे पूछ लेगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब आप पीछे हो जाएंगे उसमें। हुँ। ठीक है, बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि सीयूईटी की पीजी की प्रिपरेशन के लिए कोई बच्चा अभी थर्ड ईयर में है, बीए थर्ड ईयर में है, बीएससी थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, उसको तैयारी कब से शुरू कर देना चाहिए? मतलब आप एक बच्चे के नज़रिए से बताइएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे आपके साथ क्या था कि आपने यूपीएससी के लिए भी पढ़ रखा था पहले से, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट मास्टर्स ही करना चाहते हैं, तो उनको कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और कितना घंटा देना चाहिए डेली पढ़ाई के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि आपको कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से। कोई आप हुँ, ये मत सोचिए कि बाद में आप तैयारी करेंगे, कॉलेज में करिए और हाँ, पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का हुँ, सब्जेक्ट है। उस अगर हुँ, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और उसी में आपको मास्टर्स करना है, तो ये हुँ, कोशिश करो कि अपने ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करो और उसी समय हुँ, 7, 8, 9 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए हुँ, अपने कॉलेज के बाद। और उसको अच्छे से तैयारी ओके, करके आप उसको उसी साल आराम से निकाल सकते हैं, मतलब इतना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि आपसे नहीं निकलेगा। और 5, 6, 7 महीने की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, मतलब अगर आप फाइनल ईयर से पहले आप सोचिए कि मार्च में होता है एग्जाम, आप थर्ड ईयर हुँ, की स्टार्टिंग में प्रॉपर बैठ के 10 घंटा रोज पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई आपको रोक सकता है इस एग्जाम को निकालने से। ओके, बहुत इजी है, आप ही के लेवल का पेपर है, मतलब कोई ऐसा बहुत बिल्कुल, बहुत डीप सोर्सेस से नहीं बना रहा पेपर, वो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम हाँ। की एक लाइन उठा के आपको 5, 6 क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रम से दे रहा है, लाइन से। हुँ, तो हुँ, वो मुझे हुँ। लगता है कि इतना डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। एक एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि हज़ारों बच्चे जेएनयू जाने के बारे में सोचते हैं और कुछ ही बच्चे पहुँच पाते हैं, तो उनमें से आप एक हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? मेरे को नॉर्मल ही लग रहा है, पर ये था कि मैंने जेएनयू, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम मेहनत से जेएनयू मिल गया शायद, तो मुझे उसका उतना, अच्छा, लेकिन मुझे लगता है बड़ी बात है ऑब्वियसली शायद, क्योंकि मैंने वो मेहनत करी है पहले। और हाँ, जिनका नहीं हुआ, मेरा उनके लिए यही है कि देखिए, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज उससे हुँ, ज्यादा मैटर करती है, इवन इफ आप हुँ, नहीं पहुंच पाए वहां पे। हुँ, तो कोशिश करिए कि आप नॉलेज अपनी बढ़ाएं और आप हुँ, उन लोगों के भी नाम देखें जो शायद जेएनयू नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने हुँ, लाइफ में शायद उनसे ज्यादा बेहतर किया जो जेएनयू गए होंगे। बिल्कुल। इवन हुँ, आप रोमिला थापर जी की प्रोफाइल देखेंगे तो वो भी किसी और यूनिवर्सिटी से, उस समय जेएनयू थी नहीं शायद, पर वो शायद हुँ, भारत की हुँ, सबसे बड़ी हिस्टोरियन है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस कॉलेज में नहीं जा पाए तो आपके हुँ, साथ कुछ खराब हो गया, और अगर आप चले भी गए तो लाइफ में हुँ, हम्बल रहें, क्योंकि लाइफ आपको हुँ, हम्बल कर देगी अगर आप नहीं रहेंगे तो भी। और हुँ, ये बस एक प्रोसेस है, आपकी किस्मत अच्छी थी, आप सही स्थान पे थे और आपके सहयोग अच्छे हो गए, इसलिए आप वहां पहुंच गए। ओके। तो प्रसन्न रहे, तो जैसे गौतम बुद्धा का मध्यम मार्ग होता है कि हुँ, बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं है और बहुत ज्यादा दुख भी नहीं है, कि नहीं भी चलिए, होता तो भी दुख नहीं था और हो गया तो बहुत खुशी भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपने आगे का क्या सोचा है? जेएनयू में एडमिशन के बाद आपको क्या करना है? यही इस कोर्स को अच्छे से करना है, उसके बाद अगर सिविल सर्विस में नहीं होता है कुछ, तो मेरा यही प्लान है कि फॉरेन से कहीं से मैं पीएचडी करने के लिए जाऊंगा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। हिस्टोरिका से आपको इस जर्नी में क्या-क्या हेल्प मिला अमिताभ? काफी चीजें मैं पेपर देने के बाद, क्वेश्चंस का एनालिसिस और हाँ, कितना मेरा स्कोर बन रहा है, और बहुत सारी नॉलेज मैंने गेन करी है पिछले कुछ एक महीने में हिस्टोरिका से। और ये अच्छी बात है कि आपके साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको बहुत हाँ, सस्ते में यहाँ पे शायद मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ 4,499 रुपए में। इतने में मुझे नहीं हाँ, लगता कि कोई और कोचिंग आपको ये प्रोवाइड कराएगी। और बिल्कुल, आपका लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो बिल्कुल, सकती है। तो बिल्कुल। उस अपॉर्चुनिटी को हाँ, यूज करें, और हिस्टोरिका से अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज उसको इंश्योर करें कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो भी जूनियर्स आपको देख कर के अगले साल की तैयारी करेंगे उनके लिए? नहीं, मेरा ये कहना है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है लाइफ में, आप उसको फॉलो करें। ये मत सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। ये मत हुँ, सोचे कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका कौन सा जिला है, आप पिछड़े इलाके से हैं, आप ओके। किस घर में पैदा हुए हैं। आप हुँ, आपकी मेहनत अगर होगी तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और 1 साल हुँ, लगेगा आपको वो करने में। आज कोई बिल्कुल। और यहाँ पे, कल आप वहां पे होंगे, और बहुत ईजी है लाइफ में चेंज करना अपने को। हुँ, और हुँ, किसी भी जगह आप जाएं, किसी भी जगह पढ़ें, किसी फील्ड में जाएं, आप अच्छा करें उस फील्ड में, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोगों ने अभी अमिताभ को सुना बच्चों, और इन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करी। अ, इन्होंने अपने पूरे जर्नी को काफ़ी अच्छे से बताया। अगर आपको भी लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल सकती है, तो कुछ सीख करके आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमारे साथ जुड़ जाओ, और हमारा विजय पथ बैच भी आ चुका है, तो देर किए बगैर आप हमारे साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इंटरव्यू आप सभी बच्चों को अगर अच्छा
लगा होगा तो अपने साथियों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलते हैं किसी नए अगले एपिसोड में। ख्याल रखना। बहुत बहुत